हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में उनका 10 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश लेकर आए हैं कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में हल करें, उनके प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखें ताकि जो एग्जामिनर है आपको 10 नंबर दे सके। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे, लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपके बोर्ड की कॉपी में आपको पद्यांश को हल करना है। इससे पहले हमने गद्यांश को हल किया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पद्यांश को, तो इसको आज की इस वीडियो में हल करेंगे, इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश है इस प्रकार से। 10 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी में पूछा जाता है, क्लास 12 हिंदी में बेसिकली ये 10 नंबर का होता है। अब पद्यांश में क्या रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हम दिखा दूं आपका पद्यांश किस प्रकार से रहेगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका पद्यांश दिया होगा बोर्ड एग्जाम में। दो पद्यांश दिए जाते हैं, एक अथवा करके, यानी अथवा करके चाहे आप पहला वाला हल कीजिए चाहे आप दूसरा वाला हल कीजिए। तो जैसे हमें पहला वाला हल करना है, तो देखिए पहले पद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हल करके आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से आपके बोर्ड की कॉपी में भी लिखना है। तो देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, क्या है, कहते आते थे यही अब नरदेही, माता ना कुमाता, और पुत्र कुपुत्र भले ही अब कहे सभी ये हाय। उसके बाद में चिन्ह लगाए, विरुद्ध विधाता हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी अभागिनी रानी, रघुमल में भी थी ये अभागिनी रानी। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका ये है, क्या है, ये आपका पद्यांश है। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी में है, क्लास 12 हिंदी का है, तो 5 प्रश्न इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं, और 5 प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, यानी टोटली आपका 10 नंबर का प्रश्न होता है। तो प्रत्येक जो प्रश्न होता है ये 2 नंबर का होता है, तो 5 दूना 10, तो 10 नंबर का आपका होता है। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, देखिए स्क्रीन पर ये रहा। उपयुक्त पद्यांश तत्व का, देखिए उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखे, यानी जो ये आपका जो पद्यांश है इसके चैप्टर का क्या नाम थी, इसके कवि कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। दूसरा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसे आप देख सकते हैं, कहते आते थे यही अब नरदेही, उसके बाद में माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, यहीं तक हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी, इसके बारे में, इसका मीनिंग क्या निकलता है इसके बारे में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, इसी में आपका पूरा मिल जाएगा, इसका आंसर भी हम लिखकर आपको बताएंगे। चौथा प्रश्न है आपका, किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, ये आपका है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न क्या है, देखिए इन पंक्ति में, देखिए इन पंक्तियों में केकई को किस बात पर पश्चाताप हुआ है, इसके बारे में आपको बताना। तो टोटली 5 प्रश्न है, इसका हम आपको पूरा डिटेल में कर कर दिखाते हैं लाइव प्रूफ में, ताकि आप भी याद रखें। तो देखिए, हमने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि 2 पद्यांश आपका पूछा जाता है, के लिए अथवा लगा है, चाहे आप दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब जैसे हमने समझ लीजिए पहला वाला हल करना है, तो संकेतांक आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना है। ये ऊपर वाला आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद में संकेतांक में आप ऐसा डाल दीजिए संकेत में कि कहते आते थे नरदे, यहीं जैसे आपने 2 गद्यांश, मैंने पहला पद्यांश हल किया तो उसके 2 का 2 लाइन, जैसे मैं दिखा दूं आपको, उसके हेडिंग के 2 लाइन, जैसे यहाँ पर आपको ये कहते आते थे नरदे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद में लास्ट में अभिमानी, देखिए अभागिनी रानी, ये भी आपको लिख देना है। तो लास्ट में लिख देंगे, एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपने पहला वाला हल किया है। तो देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है, जो पहला हमारा प्रश्न पूछा गया था कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो पहला प्रश्न था, ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो इस पर किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर आप इस प्रकार से डाल दीजिएगा, क्या पहला हेडिंग, यानी पहले प्रश्न का पहला हेडिंग यहाँ पर आप लिखिएगा संदर्भ, क्योंकि हमें संदर्भ में इनकी चैप्टर और लेखक का नाम लिखना है, कवि का नाम। तो संदर्भ हमने इस प्रकार से डाल दिया है। देखिए संदर्भ आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से, हमने यहाँ पर आपको दिखाने के तौर पर नीले स्केच का प्रयोग किया है, आप वहाँ पर ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। तो संदर्भ हमने इस प्रकार से पहला डाल दिया है। अब देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि पढ़ने में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, केकई के अनुपात से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त जी इस पद्यांश है। अब देखिए मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको दिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश
प्रस्तुत पद्यांश, देखिए प्रस्तुत पद्यांश, उसके बाद में ब्लैक पेन का हमें प्रयोग करना है। श्री मैथिली शरण गुप्त लिखेंगे हम। तो देखिए श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में द्वारा रचित साकेत महाकाव्य। देखिए आपको इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखना है। साकेत महाकाव्य, इनका साकेत महाकाव्य भी है मैथिली शरण गुप्त का। साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग के, फिर ब्लैक पेन हम यूज करेंगे यहाँ पर, काव्य विभाग के काव्य विभाग। उसके बाद में संकलित, अब देखिए यहाँ पर हम वो चैप्टर का नाम लिखेंगे, में संकलित केकई का अनुपात। देखिए केकई का अनुपात। यहाँ पर आपको अंडरलाइन में कर देना है, यानी ब्रैकेट में। शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है, शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। अब देखिए हमने संदर्भ लिख दिया, आप देख सकते हैं संदर्भ में किस प्रकार से हमने प्रेजेंट किया है कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य विभाग में संकलित केकई का अनुपात, यानी चैप्टर का जो नाम है केकई का अनुपात, और जो इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो हमने संदर्भ लिख दिया है। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न पूछा गया था, क्या था प्रश्न, देखिए उपयुक्त, देखिए क्या है उपयुक्त, देखिए से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पद्यांश का और कवि का हमने नाम लिख दिया है। तो ये जो आपका रेखा खींची गई कि कहते आते थे नरदेही, यही अब नरदेही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, तो इसका हमें मीनिंग निकालना है। तो हमने इसका ये भी लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या, आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दीजिएगा इसी प्रकार से, नीचे आप ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा। दूसरा आप डालिएगा, क्योंकि पहले तो आपने संदर्भ लिख दिया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार से करनी है, देखिए केकई श्री राम से कहती हैं, केकई जी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, क्या है, पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं रखती। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से, क्या, इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण, क्या है, माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। रेखांकित अंश की व्याख्या में यही कहा गया है कि केकई श्री राम जी से कहती हैं कि अब मनुष्य ही कहते आते थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माता जो है वो अपने बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। लेकिन अब इनके जो इस उक्ति पर से जो है लोगों का विश्वास हट जाएगा कि दुर्व्यवहार माता भी कर सकती हैं, दुष्टता व्यवहार ये कर सकती हैं। तो ये इनकी जो रेखांकित अंश की थी व्याख्या थी। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा गया था, मैं प्रश्न आपको भी दिखा दूं ताकि दिखने में भी आपका अच्छा रहे। देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो इसी आपका जो रेखांकित अंश हल करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसी में आपका तीसरे प्रश्न का भी आंसर मिल जाएगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से लाया हूँ, ये देखिए तीसरा प्रश्न आप इस प्रकार से डालने के बाद में इसका आंसर ही दीजिएगा सीधा, आप प्रश्न का उत्तर मत, सिर्फ आप प्रश्न मत लिखिएगा, प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। तो देखिए पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता
नहीं हो सकती है। ये आपका पहले हेडिंग में आप देख सकते हैं, इसमें बताया है कि पुत्र कितना ही दुष्ट ना हो लेकिन माता प्रति उसके दुर्व्यवहार नहीं रखती। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए उसके बाद में क्या है, हमारा प्रश्न क्या था चौथा, कि किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। तो कैकेयी जी ने देखा था। देखिए चौथा प्रश्न, इसका आंसर देखिए, कैकेयी ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, पुत्र का कोमल शरीर ही देखा होगा और दृढ़ हृदय नहीं देखा है। शरीर हो देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। पांचवा प्रश्न था कि इन पंक्ति में कैकेयी को किस बात का प्रायश्चित हुआ। तो देखिए इसी प्रकार से आपको भी डालना है। इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर क्या है, कैकेयी जी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति, देखिए पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो या प्रायश्चित हुआ, तो ये आप रख सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का टोटली आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक जो प्रश्न होता है ये आपका 2-2 नंबर का होता है। आप इनमें 2 प्रश्न तो होता है स्टूडेंट, वो कंपलसरी होता है, यानी आप गद्यांश में हल करें या पद्यांश में, आपका 2 जो प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है। अब मैं बता दूँ 2 प्रश्न कौन कौन से होते हैं। पहला आपका कवि और शीर्षक का नाम, या उसमें लेखक और चैप्टर का नाम पूछा जाता है। लेकिन दूसरा जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, आप को गद्यांश में भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और पद्यांश में भी। तो पांचों प्रश्न का आंसर हमने दे दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें जो उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम, शीर्षक का नाम है क्या है, कैकेयी का अनुपात, जो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमने कर दिया है, और पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं यही भी हमने बता दिया है। तो 5 जो प्रश्न है आपका, पांचों का हमने आंसर आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। याद रखिएगा जिस प्रकार से हमने लिखा है, जिस प्रकार से हमने व्याख्या की है रेखांकित अंश की, आप देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से आपको भी बोर्ड एग्जाम में करना है। तो ये कुछ संकेतांक आपको कंपलसरी है डालना, क्योंकि एग्जामिनर को भी भाई पता चलना चाहिए कि आप कौन सा हल कर रहे हैं, पहला वाला हल कर रहे हैं या दूसरा वाला। तो एग्जामिनर के लिए आप संकेतांक आप इसी प्रकार से डाल दीजिएगा, संदर्भ भी आप लिख दीजिएगा इसी प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी जो है अपनी करते रहिए। जय हिंद।